नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आज आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श नाम आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ में। और आज यहां पर मैं इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर जो कि अलग अलग शाखाओं में पूरे सुजानगढ़ में संचालित है और आज श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री जो आदर्श विद्या मंदिर है आज से स्मार्ट स्कूल बन चुका है। डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड के साथ एक शानदार आपको एक ऐसा हाई लेवल उच्च स्तरीय मीटिंग हॉल और एक कंप्यूटर लैब, क्योंकि ज़माना है स्मार्ट बनने का, तो स्मार्ट ये स्कूल बन चुका है। वैसे ही अपने एक आदर्श रखता है और अब और नए कीर्तिमान की तैयारी है। और जय नारायण जी प्रजापति जो कि प्रधानाचार्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं आज कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि आज इस विशाल खूबसूरत लैब का उद्घाटन होगा। और आज से मैं कहूँगा कि सर ये स्कूल अब स्मार्ट स्कूल और हो गया है। जी सर, बिल्कुल। कहना चाहेंगे कि आज किस तरह की जो तैयारी है और क्या क्या सुविधाएँ जो है बच्चों को अब मिलने वाली होगी। सर, आज के दिन बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि विद्या भारती के जीवन काल में और इस स्कूल के 1990 से जो ये संस्था संचालित है, इसके जीवन काल में पहली बार ऐसा एक दिन देखने को मिल रहा है कि आज इस बस्ती के बच्चों को और एक स्मार्ट क्लासेस के रूप में ये हॉल उपलब्ध होगा, जिसके कारण से वो बच्चे न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन सारी चीज़ें अपने जीवन में देख पाएंगे। और आज अपन जिस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं वो अभिभावक सम्मेलन भी रहेगा, साथ में इसे जो ये डिजिटल कंप्यूटर लैब है इसका उद्घाटन रहेगा। और एक छोटे बच्चों को जो खेल खेल में शिक्षा लेते हैं विद्या भारती के अंदर, उनके लिए भी एक शिशु कक्ष हमने तैयार किया है, उसका भी हम लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे। और उसको संचालित करने का मेन उद्देश्य ये रहेगा कि आज जो बच्चा देख करके ज़्यादा सीखता है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस मतलब रहेंगे, जिसके कारण से बच्चा देखेगा और देख करके बहुत अच्छे से सीख पाएगा। बिल्कुल। और आज कंप्यूटर शिक्षा तो एक कॉमन एकदम एक कंपलसरी हो चुका है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या कोर्सेज की व्यवस्था रहेगी जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए? सर, हमारा विद्यालय द्वादशी क्लास तक संचालित है और उस द्वादशी क्लास में जूनियर और सीनियर क्लासेस के अंदर उनमें कंप्यूटर साइंस का विषय रहता है। और इसके अलावा विद्या भारती के जितने भी विद्यालय हैं उसमें तीसरी क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक कंप्यूटर के रूप में हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। उनकी अनिवार्य रूप से एक कालांश चलता है कंप्यूटर का, जिसमें बच्चों को आज का युग कंप्यूटर का युग है, इसलिए तीसरी क्लास से ही हम बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और उसके लिए ये लैब बहुत ही ऐसे एक कारगर सिद्ध होगा। ये जो बच्चे जिन्होंने यहाँ पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन्हें भी सम्मानित करने का कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, हमारे विद्यालय से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे सामने ही बाबूलाल जी प्रजापति खड़े हैं, इनका बच्चा मेरा ही पढ़ाया हुआ है इसी विद्यालय के अंदर, जो आज एक IITian है। और ऐसे मतलब सीना फूलता है इस प्रकार के बच्चों का हम नाम लेते हैं राहुल प्रजापति के नाम से। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे अभिभावक, मेरे अभी कम से कम 10 पेरेंट्स ऐसे आए हुए हैं जिनके बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ करके कोई बैंक मैनेजर हैं, कोई IITian हैं, कोई डॉक्टर्स हैं। इस प्रकार से अनेक बच्चे अपने जीवन में स्थापित हुए हैं। बिल्कुल। आज थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपनी शाला का, गोपाल कृष्ण शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर है जो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक संचालित है, एक संक्षिप्त परिचय वो भी दें। ये विद्यालय है, ये 1990 में प्रारंभ हुआ था। उस समय प्रथम कक्षा तक संचालित था और 115 संख्या थी। वर्तमान में इस विद्यालय में 607 संख्या बच्चों की है। और इस विद्यालय की 2 विंग हैं। एक विंग में पूरा हमारा 6 से लेकर 12 तक बहनों का चलता है बालिका विद्यालय, और दूसरा विंग है वो बॉयज़ का है, जिसके अंदर अरुण क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक भैयाओं की क्लासेस चलती है। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं कि सुजानगढ़ का ये पहला ऐसा स्कूल है जो कि आज स्मार्ट स्कूल भी बन चुका है, क्योंकि आज समय है तेज़ी से आगे बढ़ने का। तो तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए हम ग्राफिक्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से किसी भी व्यक्ति और किसी वस्तु को समझ सकते हैं। तो अब आदर्श विद्या मंदिर बन चुका है स्मार्ट स्कूल। परिणाम से संबंधित एक छोटी सी बात भी है। जिन भैया बहनों का स्थान विद्यालय में भैया बहनों ने स्थान प्राप्त किया है, उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा। शेष जो परीक्षा परिणाम है वो कल सुबह विद्यालय में 9 बजे से दिया जाएगा। प्रज्वलन का शुभारंभ किया जा रहा है कार्यक्रम का। माँ सरस्वती भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। दीप ज्योति
सिद्ध पुरुष संत श्रीमान कमलेश्वर जी भारती भी पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन विद्यालय परिवार की ओर से। आपसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। गणेश वंदना सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। भक्ततुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। मैं निवेदन करता हूं हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य श्रीमान जय नारायण जी प्रजापत से इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे हुए अतिथि गणों का प्रसंग वर्ष परिचय करवाएं। शारदा के चरणों में शत शत वंदन। गोपाल कृष्ण शास्त्री उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के अभिभावक सम्मेलन तथा डिजिटल कंप्यूटर लैब एवं शिशु वाटिका क्रियाकलाप कक्ष के इस लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे हुए सभी आगंतुकों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। परिचय की श्रृंखला में सर्वप्रथम संत श्री के चरणों में सादर नमन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूजनीय संत श्री कमलेश्वर जी भारती। आप पाबोलाव धाम के पीठाधीश्वर हैं और जब भी आपको विद्या भारती के विद्यालय याद करते हैं आप सहर्ष स्वीकृति देते हैं। आपके सम्मान हेतु मैं निवेदन करता हूं हमारे जिले के जिला सचिव श्रीमान कि वो भाई साहब को दुपट्टा पहना करके और सम्मान करें। त्रिविक्रम जी अपूर्वा। आप आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित 47 इकाइयों की संभाल का कार्य करते हैं, साथ ही सचिव का पद का निर्वहन कर रहे हैं वर्तमान में। इसी क्रम में राजेंद्र जी पठानिया से आग्रह करता हूं कि वो प्रतीक चिन्ह देकर के संत श्री का सम्मान करें। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती संतोष जी मेघवाल। आप मूलतः दुंकर गांव के निवासी हैं। आप बिदासर तहसील के प्रधान के दायित्व का निर्वहन वर्तमान में कर रहे हैं और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आप भाजपा प्रत्याशी हैं। आपके सम्मान हेतु मैं आग्रह करता हूं श्रीमती वीणा जी भोजक से कि वो आगे आएं और दीदी का प्रतीक चिन्ह के द्वारा सम्मान करें। इसी विद्यालय की
दीदी उर्मिला जी शर्मा से आग्रह करता हूं कि वो शॉल उठा करके और दीदी का सम्मान करें। वीणा जी भोजक राष्ट्रीय सेविका समिति की अग्रणी सदस्य हैं और विद्या भारती के अंदर श्री बालिका विद्यालय की सह व्यवस्थापिका के दायित्व का निर्वहन वर्तमान में कर रहे हैं। परम आदरणीय डॉक्टर ब्रिजमोहन जी वर्मा, आप संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, महाविद्यालय के प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में आप विद्या भारती संस्थान जयपुर के प्रांत मंत्री के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आपके सम्मान हेतु मैं आग्रह करता हूं इस विद्यालय के व्यवस्थापक श्रीमान प्रशांत जी सामरिया से कि वो भाई साहब को प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करें। समिति सदस्य श्रीमान मनोज जी दादित से आग्रह कि वो शॉल उठा करके भाई साहब का सम्मान करें। प्रशांत जी सामरिया, जिस विद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है, आप इस विद्यालय के माननीय व्यवस्थापक हैं और मनोज जी दादिच सुजानगढ़ सदस्य हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आप पैसे से एडवोकेट हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, विद्या भारती में अनेक दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात आप वर्तमान में सुजानगढ़ प्रबंध समिति के संरक्षक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। दूसरे भाई साहब के लिए ये कहा जा सकता है कि विद्या भारती के लिए आप भीष्म पिता की भूमिका निभाते हैं। आपके सम्मान हेतु मैं आग्रह करता हूं सुजानगढ़ प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान अभिषेक सिंह पौदार से कि वो आए और भाई साहब को प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करें। 10 इकाइयां चलती है। आप इस समिति के कोषाध्यक्ष नाते हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। सह सचिव के नाते अभी दायित्ववान हैं। विशिष्ट आप बैंक से प्रबंधन के नाते सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान में सुजानगढ़ प्रबंध समिति हैं, उसके आप माननीय अध्यक्ष के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आपके सम्मान हेतु मैं निवेदन करता हूं इस विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान पवन जी पारिक से कि वो भाई साहब को प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करें। साथ ही संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान परमजीत तोनवाल से आग्रह करता हूं कि आप भी भाई साहब का दुपट्टा पहना करके सम्मान करें। विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में हमारे मध्य मंच पर उपस्थित है श्रीमान हनुमान प्रसाद जी प्रजापति। आप विद्या भारती में अनेक दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात वर्तमान में आप आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की जो जिला समिति है उसके आप माननीय सदस्य के नाते कार्य देखते हैं। आपके सम्मान हेतु मैं आग्रह करता हूं खंड कार्यवाह हमारे विकास जी चौहान से कि वो पधारें और प्रतीक चिन्ह के द्वारा भाई साहब का सम्मान करें। अभिभावक श्रीमान बाबूलाल जी से आग्रह है परिचय की श्रृंखला में 2 परिचय हो रहे हैं। श्रीमान योगेंद्र जी भोजक, आप इस क्षेत्र के सह खंड कार्यवाह के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमान त्रिविक्रम जी अपूर्वा, आप आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की जो जिला समिति हैं उसमें जिला सचिव के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमान जितेंद्र जी बागड़ी, आप सुजानगढ़ के अंदर एक ऐसा विद्यालय जिसको सेवा बस्ती के नाम से जानते हैं, आप उनके माननीय व्यवस्थापक के नाते कार्य देखते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं निवेदन करता हूं बहन दीपिका प्रजापति से, बहन कुमकुम सोनी से कि पधारे हुए अतिथियों का तिलकर्चन द्वारा स्वागत करें। सा
शीघ्र ही लोकार्पण कार्यक्रम अतिथियों द्वारा भी किया जाना है। उससे पूर्व मैं निवेदन करता हूं हमारे इस विद्यालय के व्यवस्थापक श्रीमान प्रशांत जी सामरिया से कि इस विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ विद्या भारती के संबंध एवं आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान अपने देश का एक ही नहीं अपितु दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षिक संगठन है। बुनकर बस्ती में इस विद्यालय का आरंभ 1990 में हुआ। प्रथम वर्ष छात्र संख्या 115 थी। ईश्वर की कृपा से परम आदरणीय स्वर्गीय श्री राम गोपाल जी गाड़ोदिया ने अपने गुरु श्रीमान गोपाल कृष्ण जी शास्त्री के नाम से इस विद्यालय का निर्माण करवाया था। यह विद्यालय वर्तमान में कक्षा अरुण से द्वादशी कला संकाय में संचालित है। विद्यालय का भवन 2 भागों में विभाजित है। एक भाग पूर्णतया बहनों के लिए तथा दूसरा भाग भैयाओं के लिए है। यह विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिताओं में जुड़ो खेल वाले विद्यालय के नाम से अखिल भारतीय स्तर पर जाना जाता है। शिक्षण कार्य में भी यह विद्यालय नगर में उत्कृष्ट परिणाम देने वालों में विद्यालयों में एक है। इस वर्ष विद्यालय की छात्र संख्या 607 है। भैया बहनों की शैक्षणिक सत्र की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने हेतु योग्य एवं अनुभवी 28 आचार्य विद्यालय में व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु है और 4 सहायक कर्मचारी। वाहन व्यवस्था हेतु विद्यालय का एक निजी वाहन है। विद्यालय में सुजानगढ़ के नगर के अतिरिक्त 3 ग्रामों से भैया बहन अध्ययन हेतु आते हैं। विद्यालय का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर विद्या भारती के लक्ष्य अनुरूप संस्कारित एवं राष्ट्रभक्त भैया बहनों का निर्माण करना जो वर्तमान में चुनौतियों का सामना कर सके। आगामी योजना के अनुसार भामाशाहों के आशीर्वाद, खेलकूद सुविधाओं का विस्तार एवं भव्य शिशु वाटिका की व्यवस्था को मूर्त रूप देने की योजना है। साथ ही में विद्यालय डिजिटल हो गया है। इसमें प्रथम चरण में इंटीग्रेटेड बोर्ड जो स्मार्ट बोर्ड है, 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं और शिशु वाटिका कक्ष बनाया हुआ है और अपना विद्यालय में पूरा सुरक्षा की दृष्टि से कैमरों से लेस है। और आगे इस सत्र से प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अपना विद्यालय माध्यम अंग्रेजी माध्यम में रहेगा। विद्या भारती के विद्यालय आप सभी के सहयोग से स्नेह तथा कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम से अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। भविष्य में भी हम विद्यालय को शैक्षिक गतिविधियों में उच्चतम शिखर पर पहुंचाने हेतु कृत संकल्प हैं। आशा है इस पुनीत कार्य में आपका सहयोग एवं सद्भावनाएं प्राप्त होती रहेगी। कार्यक्रम का जो मुख्य हमारा ध्येय है आज का लोकार्पण, मैं इस लोकार्पण कार्य की सुस्वर्णिम अवसर पर एक ऐतिहासिक पल जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, उस ऐतिहासिक पल का साक्ष्य बनने के लिए सर्वप्रथम मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं। पुष्प वर्षा से स्कूल की छात्राएं अतिथियों का अभिनंदन कर रही हैं। लोकार्पण की घड़ी आ चुकी है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम, मीटिंग हॉल, कंप्यूटर लैब जिसका लोकार्पण उद्घाटन होने जा रहा है समस्त अतिथिगणों के द्वारा और पुष्प वर्षा हो रही है। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है मां सरस्वती के चित्र के सामने। समस्त अतिथिगणों, गणमान्य विद्या भारती समूह के सभी व्यक्तियों के द्वारा मां शारदा को प्रणाम कर लोकार्पण किया जा रहा है। गांठ खोलकर ग्रंथ विच्छेद के साथ लोकार्पण किया जा रहा है।
कमलेश्वर भारती जी महाराज, संतोष जी प्रधान, प्रधानाचार्य जी, समस्त अतिथिगणों के द्वारा इस विद्यालय की एक डिजिटल कंप्यूटर लैब तैयार की है, जिसमें ये मल्टीपर्पज़ हॉल के रूप में है। इसमें कम से कम 25 कंप्यूटर लैब में बच्चे कंप्यूटर कार्य करेंगे और साथ में प्रबंध समिति की मीटिंग और स्टाफ मीटिंग के लिए हॉल तैयार हुआ है। इसके अतिरिक्त जो डिजिटल बोर्ड लगा है, ये एक शिशु वाटिका से लेकर के और 12वीं क्लास तक एक मल्टीपर्पज़ बोर्ड है, जिसमें अपन सारी चीज़ें बच्चों को डिजिटल रूप में समझा सकते हैं और ऑनलाइन। बहुत सुंदर, नहीं अच्छा बनाया जिसने कंप्यूटर लैब लगाया। अब शिशु वाटिका के लिए नवनिर्मित कक्ष का भी लोकार्पण किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन समस्त गैलरी में स्कूल की छात्राओं के द्वारा। फिर से ग्रंथि विच्छेदन के साथ गांठ खोलकर उद्घाटन लोकार्पण किया जा रहा है। शिशु वाटिका के लिए तैयार किए गए नन्हे बच्चों के लिए क्लासरूम, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे ये LKG, UKG, जिसमें अपन अरुण, उदय, प्रभात और प्रतिमा तक के उसमें वो सारे जैसे अपने 10 में परिचय दिया जा रहा है इस कक्ष का। और बहुत ही सुंदर शिशु छोटे बच्चों के लिए ये देखिए तैयार किया गया है। इस कक्ष का अवलोकन किया जा रहा है अतिथिगणों के द्वारा। बहुत ही सुंदर विशाल कक्ष नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तैयार किया गया है, इसमें खेल खेल में बच्चे सीख सकें। हमारे विद्यालय का वार्षिक गीत राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर को प्रस्तुत करने के लिए बहन हिमांशी और सहपाठी बहनें मंच पर उपस्थित हों।
में राजस्थानी भाषा में एक कविता लेकर आ रही है बहन हिमांशी महरिया। मैं बहन हिमांशी आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। कंप्यूटर रो आयो जमानो, कलम चलानी भूल गया, मोबाइल में नंबर रह गया, लोग ठिकानों भूल गया, धोती पगड़ी पाग भूल गया, मुछिया ऊपर ताव भूल गया, शहर आया गांव भूल गया, बडेरा रा नाम भूल गया। हल्लो के वह हाथ मिलावे, हल्लो के वह हाथ मिलावे, रामा सामा भूल गया, गद्दा राग में गावन क्या, सारे गामा भूल गया, सारे गामा भूल गया। बोतल ल्याणी याद रहेगी, दाना ल्याना भूल गया, होट लारो चस्को लाग्यो, गर्रो खाना भूल गया, गर्रो खाना भूल गया। ए टिचकारा भूल गई, ए खंकारा भूल गया, लुगाइयां पर रोब जमाना, मर्द बेचारा भूल गया, मर्द बेचारा भूल गया। जवानी रे जोश मायने बुढ़ापे ने भूल गया, हम दो हमारे दो माँ बापा ने भूल गया, हम दो हमारे दो माँ बापा ने भूल गया। घर आवे ने करे वेलकम, खम्मा खम्मा भूल गया, भजन मंडलियां बाड़ाली, जागण जम्मा भूल गया, जागण जम्मा भूल गया। कान काई तो भूल गया, नाच शर्म ने भूल गया, खान पान पैरान भूल गया, नेम धर्म ने भूल गया, नेम धर्म ने भूल गया। गर्री खेती भूल गया, गर्रा दीना भूल गया, नुआ नुआ शोक पालन सुखसु जीणु भूल गया, सुखसु जीणु भूल गया। खम्मा गणी। इसी क्रम में राजस्थानी लोक नृत्य लेकर बहन पलक और सहपाठी बहनें प्रस्तुत हो रही है। धूसो बाजे रे, धूसो बाजे रे, धूसो बाजे रे, धूसो बाजे रे, राठौड़ा रावली मारे वाडरो, धूसो बाजे रे, अल्लाता थोड़ी मारे वाडरो, धूसो बाजे रे, धूसो बाजे रे, राठौड़ा रावली मारे वाडरो, धूसो बाजे रे, अल्लाता थोड़ी मारे वाडरो, धूसो बाजे रे। केसरिया कसुंबल साफा राठौड़ा न सोवे, केसरिया कसुंबल साफा राठौड़ा न सोवे, मोतियारो हार रे, मोतियारो हार रे, महाराजा न सोवे रे, दूसो बाजे राठौड़ा रावली मारे वाडरो, दूसो बाजे रे, अन्नाता थोड़ी मारे वाडरो, दूसो बाजे। काली कलायन ओ मैं
इस जिले के विद्या भारती के कार्यकर्ता गण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी प्रेरणा से यह विद्यालय चलता है, चलते हैं, ऐसे कार्यकर्तागण प्रबंध समिति के सम्माननीय सदस्यगण, सुधी अभिभावक और नागरिक बंधुओं, माता बहनों, प्यारे बच्चों, अभी हमने एक गीत सुना कि हम इस भारत माता को जगत में सिरमौर बनाना चाहते हैं। और ये भी हमने सुना कि विद्या मंदिरों का लक्ष्य धन कमाना नहीं है, वरन इस भारत को अच्छा बनाना है। यह भारत भारत बना रहे, इस दृष्टि से अपने यह आदर्श विद्या मंदिर चलते हैं। अपने सभी के सौभाग्य से अभी डिजिटल कंप्यूटर लैब का लोकार्पण हुआ। शिशु वाटिका में शिशु भैया बहनों के क्रियाकलाप का कक्ष भी तैयार हो गया। इनके माध्यम से हम अच्छे भैया बहनों का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। निर्माण में सुविधा हो जाएगी। अपने आदर्श विद्या मंदिरों में जो शिशु वाटिका चलती है, वह अपने सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। 29 जुलाई 1920 में जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, उसमें बाल वाटिका ऐसा करके इसको नाम दिया गया है। और ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकार ने, शिक्षाविदों ने और बाल मनोवैज्ञानिकों ने जो राय दी, उन राय के अनुसार बहुत सारी बातें अपने आदर्श विद्या मंदिर के शिशु वाटिका प्रक्रिया से ही लिए गए हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को शिशु वाटिका के माध्यम से अच्छे नागरिक तैयार करना और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करके उनको ऐसे नागरिक बनाना जो निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से अपने माता पिता की सेवा करें और देश और समाज की सेवा करें। इतना लोकार्पण होने के बाद भी कुछ समय पश्चात ही अटल टिंकरिंग लैब भी यहाँ हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये तीनों मिलकर यदि हम शिक्षण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो भारत में एक बहुत बड़ी कमी है, उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। कमी क्या है कि हमने विश्व से नकल की है, हमने अपनी तकनीक विकसित नहीं की है। कंप्यूटर से और टिंकरिंग लैब से कौशल विकास होगा, तकनीकी की विभिन्न प्रक्रियाएं बालक समझेगा और अंततोगत्वा इस देश को विकसित देश बनाने में सहयोग करेगा। किंतु ये इतना सरल नहीं है भाइयों बहनों। हम सबको इस प्रक्रिया में लगना पड़ेगा। अभी मैंने देखा कि यहाँ कुछ बच्चे माँ सरस्वती की वंदना कर रहे थे।
और हम सब उनको देख रहे थे। ये कितनी अच्छी सरस्वती वंदना करते हैं। मुझे दुख तो तब हुआ जब हम में से कई कार्यकर्ता बंधु भी सरस्वती वंदना नहीं कर रहे थे, हाथ बांधकर उनको सुन रहे थे। और जो अभिभावक गण हैं वो भी ऐसे ही हाथ बांध के देख रहे थे। मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि जब भी हम विद्यालय में आए तो बच्चों की वंदना के साथ साथ हाथ जोड़कर, खड़ी कमर रखकर, आंखें बंद करके मां सरस्वती की वंदना करें। एक संकल्प मैं अभी करवाता हूं सबको। सब बंधु बहनें एक बार खड़ी कमर करके बैठें, हाथ जोड़िए, सब आंखें बंद करिए और ये प्रार्थना कीजिए कि मां सरस्वती हमको और अपने भैया बहनों को ज्ञान दो, विज्ञान दो, संस्कार दो, संस्कृति का ज्ञान दो। ऐसी प्रार्थना के पश्चात हाथ जरा नीचे कर दें, आंखें खोल लें और कुछ निवेदन मैं करता हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुने। प्रिय अभिभावक बंधुओं, अपने आदर्श विद्या मंदिर में एक दैनंदिनी मिलती है, एक डायरी मिलती है, जिसको यदि हम देखें, उसका पहला पन्ना कवर पृष्ठ हटाएं, उल्टें, तो एक हमारा लक्ष्य करके और त्रिकोण में भारत माता के हृदय पर लिखा हुआ कुछ भाग है। यदि हम वह देखें, उसका यदि हम अध्ययन करें, तो विद्या मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर क्या करना चाहते हैं, ये हमारे समझ में आ जाएगा। अभी प्रतिवेदन में थोड़ी सी बात बता दी गई, कुछ बातें मैं बताकर आगे चलता हूं। इसमें 5 बातें बताई गई हैं। वे 5 बातें सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बालक के चहुमुखी विकास के लिए वे 5 बातें आवश्यक हैं। उन बातों को करने के लिए आचार्य ही नहीं, प्रबंध समिति ही नहीं, बच्चे ही नहीं, वरन हम सब जिम्मेदार हैं। ये 5 बातें क्या हैं? बच्चे का शारीरिक विकास, वह योग, व्यायाम, खेल इत्यादि से होता है। खान पान कैसा रहता है, उसका चाल चलन कैसा है, यदि हम ये ध्यान करते हैं तो उसका शारीरिक विकास होगा, वो जरूरी है। और हम कहते भी हैं, पहलो सुख निरोगी काया। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है, यह शरीर जिस प्राण वायु से चलता है वह प्राणिक विकास। अगर चाहे जैसी हवा, चाहे जैसी ऑक्सीजन के साथ गंदगी हम लेते रहेंगे तो ये शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमारा बालक शरीर अच्छा रखने के साथ साथ प्राणों की भी चिंता करता है कि नहीं करता, उसकी चिंता हम नहीं करनी है। यानी उसे प्राणायाम कराना है, योग इत्यादि कराने हैं, ध्यान कराना है, तब जाके उसके शरीर में जो प्राण वायु है, प्राणिक विकास है, वह अच्छा हो पाएगा। तीसरे स्थान पर आता है मानसिक विकास। ये जो मन है उसका विकास। यदि मन का विकास हो गया तो वह चित्त बन जाएगा, और चित्त जब एकाग्र होता है तो पढ़ाई में मन लगता है, भैया बहन प्रतिभाशाली बनते हैं और हम भी बनते हैं। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है। महाभारत के युद्ध के पश्चात कृष्ण ने और पांडवों से कहा कि भीष्म पितामह 150 वर्ष तक राज कर चुके, आखिर उन्होंने अपना मन कैसे नियंत्रण करके किया होगा, जाओ उनसे पूछो। पांडव गए उनके पास और पूछी इस बात को, तो उन्होंने कहा कि ये जो मन है वो इतना चंचल है, जैसे एक बंदर के हम और बिच्छू का डंक लगवा दें और उसको शराब पिला दें
वह जिस तरह से गतिविधि करता है, इस डाल से उस डाल पर जाता है, यहाँ से वहाँ उछल कूद करता है, वैसे ही ये मन है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए मौन साधना करना, तपस्या करना, तो और अपना ध्यान योग करना, और बहुत सस्ती बात है कि अच्छे अच्छे गीत सुनना, गीत से मन एकाग्र हो जाता है। भजन सुनना, कविता सुनना, उनसे मन एकाग्र हो जाता है, तो फिर चित्त एकाग्र हो जाता है। इसके बाद पढ़ाई का मन लगता है। स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी कहानियां हमने सुनी होगी। वे भी मन का एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके पढ़ाई करते थे। और उनकी मेधा ऐसी थी कि थोड़ी देर में पुस्तक पढ़ने के बाद कोई भी पूछ सकता है कि फला पृष्ठ पर कौन सी बात लिखी हुई है। इतने प्रतिभाशाली थे और स्वामी विवेकानंद। चौथा स्थान आता है बौद्धिक विकास। मन का विकास भी जब तक नहीं होता है जब तक कि ये बुद्धि उसका साथ नहीं देती है। बुद्धि विवेकपूर्ण हो, उस विवेकपूर्ण बुद्धि को बनाने के लिए और अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है। वेद क्या है, उपनिषद क्या है, गीता में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, अपनी संस्कृति के साथ साथ जो आदर्श विद्या मंदिर में गुरुजन पढ़ाते हैं वह ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बौद्धिक विकास होगा। शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास क्यों करते हैं? इसलिए कि वह विकास जब हम कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक विकास होगा, जो हमारा लक्ष्य है। अपने विद्या मंदिरों में जो नैतिक शिक्षा देते हैं, उस नैतिक शिक्षा के माध्यम से आत्मा के दर्शन होते हैं। आत्मा सो परमात्मा। स्वामी विवेकानंद ने और शिकागो में कहा था कि शिक्षा के उच्च शिखर को हमने तभी छू लिया था जब हमने कहा अहम ब्रह्मास्मि। यह अंदर जो ज्ञान है वह बाहर आ गया, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ। अहंकार के आधार पर नहीं कहा, वरन स्वयं को पहचान कर कहा। खुद ब्रह्म है और तत्व शेष सब लोग हैं। आत्मा ते ब्रह्म, ब्रह्म वही है जो आत्मा है। आप तत्व हो, तत्व भी वही है जो ब्रह्म है। इस प्रकार हम भगवान को जाने, ईश्वर को की आराधना करें, देवता को पहचाने, देवता की सेवा करें, पूजा करें। एक व्यापारी भी जब दुकान खोलता है तो दुकान के माथा टेकता है। एक सब्जी बेचने वाला भी पहले ग्राहक के माध्यम से जो पैसा आ जाता है उसको तुला के छुआकर, मस्तक के लगाकर भगवान को अर्पित करता है। उसने बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ा, फिलोसफी नहीं पढ़ी, लेकिन निश्चित रूप से आत्मा का ज्ञान उसमें है। ये सारी बातें, ये सारा विकास इस डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से और शिशु वाटिका के क्रियाकलाप कक्ष से ये निश्चित रूप से होगा। वे छोटे छोटे बच्चे इन चीजों को चाहे नहीं समझेंगे, लेकिन जैसा शिशु वाटिका की दीदियां उनका विकास करते हैं, उनके पीछे वही भाव छिपा हुआ होता है। यहाँ और उस विद्यालय में शिशु वाटिका पूर्ण रूप से विकसित है। शिशु वाटिका में क्या क्या होता है? 12 व्यवस्थाएं होती हैं। अब 12 व्यवस्थाएं क्या हैं ये इस समय का विषय नहीं है, आप स्वयं देखना। कभी विद्यालय में आकर आचार्य या दीदी से पूछना, वो आपको बताएंगे। उन 12 व्यवस्थाओं के आधार पर 14 प्रकार के क्रियाकलाप ये छोटे छोटे भैया बहन करते हैं जो हमारे घर पर संभव नहीं है। फिर इनके माध्यम से भैया बहनों के 8 आयामों का विकास होता है। उन 8 व्यायामों में जैसा ये मैं 5 प्रक्रिया बताया, शेष जो 3 है वैसा भी विकास होता है। तो एक संपूर्ण मानव बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए अपने विद्या मंदिरों में ऐसा होता है। इसलिए अभिभावक बंधु बहने थोड़ी सी बातें ध्यान रखें जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों का
विहार ठीक हो। विहार का सीधा सीधा अर्थ है उसकी दिनचर्या ठीक हो। हम स्वयं विलंब से उठते हैं प्रातःकाल, भैया बहन भी विलंब से उठते हैं। हम शायद ये मनोविज्ञान की बात को नहीं जानते होंगे कि प्रातःकाल सुबह वेला में जल्दी उठने से बच्चे प्रतिभाशाली बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं। लेकिन जब हम ही सोते रहेंगे तो बच्चों को कौन उठाएगा? वे ठीक समय पर भोजन करता है कि नहीं करता? सायंकाल गोधूली वेला में खेलने जाता है कि नहीं जाता है? वह घर में माँ के पल्लू के बंधा रहता है या अपने आप को बहिर्मुखी करके अपना विकास करता है? ऐसा ध्यान हमको करना पड़ेगा। दूसरा है उसका व्यवहार कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो घर में आते हैं उनको प्रणाम ही नहीं करता है, और प्रणाम कैसे करता है? ये शेखावाटी है, इसलिए मैं शेखावाटी एसके कॉलेज सीकर में रहा हूं। मुझे ध्यान है कि यहाँ बालक कैसे प्रणाम करते हैं। यहाँ विद्या मंदिर के बालक निश्चित रूप से नहीं करते होंगे, लेकिन प्रणाम कैसे करते हैं? घुटनों को छूते हैं कि मैं तेरे घुटने तोड़ दूंगा, ऐसा। जबकि प्रणाम करने का अर्थ है पैर छूना, जो पंजा है उसको छूना। कि माता बहनें और पुरुषों के पैर नहीं छुएंगे, अपने पति देव के अतिरिक्त किसी के पैर नहीं छुएंगी। ऐसे ही हमारी बालिकाएं भी और पैर नहीं छुएंगी, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगी। लेकिन भैया तो ये करेंगे ना, फिर आए गए से बोलना कैसे? एक उदाहरण है, वहां एक सज्जन गए किसी घर पर और दादाजी ने कहा कि बेटे आप प्रणाम करो इनको, ये बड़े हैं, प्रणाम करो। प्रणाम नहीं किया, बहुत थोड़ा सा ताकत लगाई, थोड़े से जोर लगाया तो दादाजी को अंट संट बक दिया, गाली तक निकाल दी। जब ये कहा उस आगंतुक ने कि ये कैसे बोल रहा है, तो दादाजी ने कहा कि अभी छोटा बच्चा है, समझ जाएगा, अभी नहीं समझा तो भविष्य में कब समझेगा। ये बात विचार करनी पड़ेगी। लाड करना निश्चित रूप से करना, लेकिन लाड करने के साथ साथ उसको कुछ सिखाना भी, उसकी प्रताड़ना भी करना। वह सब्जी नहीं खाएगा और शिकायतें भी आती हैं कि ये सब्जी नहीं खाता, ये दूध नहीं पीता, ये दूध की मलाई नहीं खाता है, और ये तो माँ क्या करेगी? उसके पसंद की चीजें बना देगी। कब तक बनाएंगी जी? उसको क्या बहुत जोर लगा के ऐसे नहीं कहा जा सकता कि तुझे खाना हो तो खा, अन्यथा कल भी यही सब्जी तैयार है। ऐसी थोड़ी सी शक्ति करने के पश्चात वह अपने अनुकूल चलेगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बालक को अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारे इतिहास की तरफ देखना पड़ेगा, हमारी संस्कृति की ओर देखना पड़ेगा। जैसा वह चाहता है वैसा नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा बालक बनाने के लिए। और निश्चित बात है कि आदर्श विद्या मंदिर से तालमेल रखकर चलना होगा। कई बार आचार्य दीदी आचार्य घर पर जाते हैं और उनके सामने, बच्चे के सामने उसकी 10 शिकायतें हम रख देते हैं। ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। तो वो तो गुरुजी के सामने उसकी शर्म निकल गई, दीदी के सामने शर्म निकल गई, वो कैसे सुधरेगा जी? इसलिए भैया को अलग से हटाकर, बहन को अलग से हटाकर, कुछ 2-4 बातें बुरी हों वो बता सकते हैं, गुरुजन उन पर ध्यान देंगे। और ऐसे ही गुरुजनों का व्यवहार रहता है, बच्चे के सामने माता पिता को बच्चे की शिकायत नहीं करते। तो ये मर्यादा हमको रखनी पड़ेगी और हमें अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के, अपने देवी देवताओं के, अपने देवियों के इतिहास हमको ध्यान करना पड़ेगा। 2 उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। रानी मदालसा का नाम हमने सुना होगा भाइयों बहनों। वह एक राजा की पत्नी थी, उसके 3 पुत्र हुए और गर्भाशय में ही उन्होंने उन पुत्रों को भक्ति की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें भक्त बनना है। तीनों पुत्र भक्त बन गए। फिर राजा ने चिंता की कि यदि सारे पुत्र भक्त बन जाएंगे तो राजकार्य कौन देखेगा। चौथी बार वह गर्भवती हुई
तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मुझे एक होनहार, शौर्यशाली, वीरशाली पुरुष और दो पुरुष के रूप में बच्चा और दो मुझे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात उनको और बच्चा उत्पन्न हुआ। वह बच्चा एक अच्छा श्रेष्ठ राजा बना। इस प्रकार हमने अपने जो प्रयत्न है गर्भावस्था से ही शुरू करने हैं। और अपनी भारतीय संस्कृति तो ऐसी है कि गर्भावस्था के पहले ही हमने जो कुछ बातें ध्यान रखने की होती हैं वो ध्यान रखने पर पुत्र उत्पन्न बहुत ही योग्य होता है, पुत्री बहुत योग्य उत्पन्न होती है। तो ऐसे पुंसवन कार्यक्रम अपने और अन्नप्राशन, ये जो संस्कार अपने हैं उनसे बालकों का निर्माण होता है। हमने ध्रुव की और माता से सुनी हुई बात, विमाता ने कहा कि तुम पुत्र के गोद में नहीं बैठोगे। अपनी खुद की माँ ने कहा कि बेटा तू अपने पिता की गोद में बैठकर क्या करेगा, उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठो जिसके माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो जाए, उसकी भक्ति करो। और भक्ति के माध्यम से ध्रुव कहाँ पहुँच गए इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बंधु बहनों, हमें अच्छे भक्त, अच्छे वीर, अच्छे पुत्र, अच्छे राजा बनाने हैं, अच्छे शासक बनाने हैं। तो क्या करना होगा, इनकी भांति विचार करना होगा और कुछ बातें संकल्प करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। 5 बातों का आपको संकल्प के रूप में कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पहली बात, हम अपने नाम से वृक्ष लगाते होंगे, हम सिंगल पॉलीथीन का उपयोग करना छोड़ दिए होंगे, हम जल बचाते होंगे, हम विद्युत का कम से कम प्रयोग करते होंगे, मितव्ययता से चलते होंगे। इस प्रकार पर्यावरण की हम सुरक्षा करें, पहली बात। दूसरा, सामाजिक समरसता। हमारे घर पर किसी भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति आए तो वह उसी कप में चाय पिएगा जिसमें हमारे घर के पीते, वहीं बैठेगा जहां हम बैठते हैं। क्योंकि हम मानते हैं हिंदू फिलोसफी में, हिंदू दर्शन में कि हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हम सब भारत माता के पुत्र हैं, इस नाते सगे हैं। हिंदू फिलोसफी में कोई पतित होता ही नहीं है, इसलिए हम सब बराबर हैं। तभी जाके इस देश में समरसता का भाव जगेगा, यह देश फिर से एकात्म होगा। देश की एकात्मता हो जाएगी तो यह राष्ट्र फिर से विकास करेगा। तीसरी बात है, अपने कुटुंब को संभालें, अपने परिवार को संभालें। छोटे बच्चों को ही नहीं, बड़े बच्चों की और आदतें भी हम देखें। भाइयों बहनों, हमारे को भैया बच्चे बड़े छोटे कहते होंगे यार मम्मी, यार पिताजी, और किसी भी प्रकार के और दूसरे शब्द जिनका मैं यहां उच्चारण नहीं करना चाहता। वह भी मोबाइल में किस किस प्रकार के उपयोग वो करते हैं। हम मोबाइल दे देते हैं, वह दूर जाके बैठता है, क्या देखता है क्या नहीं देखता, इसकी वॉचिंग भी हमको करनी पड़ेगी। परिवार का पालन, कुटुंब को अच्छा बनाना, अपने घर को अच्छा बनाना, पड़ोस को अच्छा बनाना, फिर गांव में गांव को अच्छा बनाना, देश को अच्छा बनाना और वसुधैव कुटुंबकम की ओर चलना। जैसे हमारे वांग्मय में लिखा है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह भी हमारे लक्ष्य में, नए लक्ष्य में आ गया है, इसको भी ध्यान करने की आवश्यकता है। चौथी बात है, हमारा जो कुछ है वह गर्व करने लायक है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे मान बिंदु, हमारे जो कुछ और अभी गौरव करने लायक चीजें हैं उन पर हमें अभिमान है कि नहीं है। अपने स्वयं का हम ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते, अपनी संस्कृति का हम ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते। इन बातों को ध्यान करके यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भैया अच्छा बनेगा, हमारा भैया अच्छा नागरिक बनेगा। और अंतिम बात है सामाजिक शिष्टाचार। लाल बत्ती है और हम मोटरसाइकिल को ऐसे ही दौड़ा रहे हैं, हरी बत्ती का इंतजार ही नहीं कर रहे, चाहे एक्सीडेंट हो जाए।
बस में बैठे हैं और कोई माता बहन छोटे बच्चे को लेकर गोद में और गैलरी में खड़ी है, क्या हम उसके लिए जगह देते हैं? क्या हम अपने घर का कूड़ा कचरा पात्र में डालते हैं? ये नहीं कि हमारा घर का कचरा उसके सामने, उसका कचरा हमारे घर के सामने, ऐसा तो नहीं है कहीं। इस प्रकार सुरक्षा का, स्वच्छता का हम सब प्रकार से ध्यान रखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इन 5 बातों को पंच परिवर्तन कहते हैं। भाइयों बहनों, हम अपने घर से इन 5 बातों का पालन शुरू करें और देश को जगाएं। अच्छे बालक निर्माण करने के लिए हम भी तत्पर रहें, विद्यालय में आते रहें। हम ही नहीं आए, पड़ोस को भी लाएं विद्यालय में, और इस विद्यालय को परम वैभव की स्थिति में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। अगले कार्यक्रम में एक शिक्षाप्रद प्रेरणादायी कविता लेकर प्रस्तुत हो रही है बहन भूमि पारिक। आज मैं आपके समक्ष माँ पर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वैसे ये कविता माँ पर नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कलम में ताकत नहीं कि वो माँ पर कविता लिख सके। जब माँ हमारे पास होती है तब हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब माँ हमारे पास नहीं होती तो जिंदगी कैसी होती है, तो मैं उस जिंदगी पर कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, जंगल में संगीतकार मृदंग बजाया करता था। जब भी वो मृदंग बजाता था तो बकरी का बच्चा मेमना वहां आकर खड़ा हो जाता था। एक बार बजाने वाले ने पूछा, भाई क्या मैं इतना अच्छा बजाता हूँ? क्या मेरी लय, मेरी सुर, मेरी ताल इतनी अच्छी है जो तुम यहाँ आकर खड़े हो जाते हो? तो मेमने ने बोला, मुझे नहीं पता आप क्या बजाते हैं, मुझे न लय की समझ, न सुर की और न ताल की समझ। मैं इसीलिए यहाँ आकर खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि जो ढोलक है उस पे जो चमड़ा मड्डा है वो मेरे माँ के बदन से आया है, और इस पर जब थाप पड़ती है तो मैं यहाँ चला आता हूँ। यह कविता भी माँ के न रहने पर भीतर से बड़ी थाप की तरह है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। कि कल जब मैं सुबह उठकर काम पर जा रही थी तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा और कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गई, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई में खड़ी बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, पर पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां तो सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं तो बात करती हैं मुझसे, जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है। लगता है जाऊंगी किसी खास काम से तो कोई कहेगा, दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा, दही गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए ही तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज जिस आजादी के लिए मैं तुमसे सारी उम्र लड़ती रही, वो सारी आजादी आज मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की धड़कन उदास है। सभी बच्चे अपनी माँ से गुस्सा हो जाते हैं, अपनी माँ से लड़ते हैं। जब उन्हें माँ कहती है ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहां मत जा, ये मत खा, वो मत पी, तब हम आजाद होना चाहते हैं। लेकिन आजादी की कीमत, इतनी बड़ी आजादी की कीमत क्या हो सकती है भला? ये छोटी सी बात मैं कहूंगी कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुमसे सारी उम्र लड़ती रही, वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की धड़कन उदास है। कहती थी ना मैं तुमसे, मैं वही करूंगी जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही करती हूँ जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं कि मैं जो चाहूँ कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात तो बस इतनी सी है, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला? कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चली? दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा? मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन सुनेगा? कौन कहेगा इस उम्र में बहुत परेशान करती है, हे राम ये लड़की क्यों नहीं सुधरती है, हे राम ये लड़की क्यों नहीं सुधरती है? पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताती है? सारा सारा दिन मुझे सताती है, सारा सारा दिन मुझे सताती है। बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए? खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना और क्या ही हुआ है। तू खुश रह लेना, बस यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम यह नहीं कि कोई खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता।
कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। और आखिरी पंक्ति यह है कि माँ तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर, सर दबाती, परीक्षा आती तो खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर तू ही पापा की डांट से बचाती। ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, इसे नौकरी मिल जाए दुआओं में हाथ उठाती, लेकिन नौकरी के लिए घर छोड़ देगी यह सुनकर दरवाजे के पीछे छुपके छुपके आंसू बहाती। आज सब कुछ है माँ, सब कुछ, तरक्की की हर रेखा तेरी बेटियों को छूकर जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है, माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। धन्यवाद। आप विभोर करने वाले कविता बहन द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान कमलेश्वर जी भारती जी से निवेदन करता हूं कि वो आशीर्वचन के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करें। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणा गुरुमूर्तये नमः। सम्मान्य मंच एवं भैया बहना और उनके आए हुए भाविक माता पिता, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कहने के लिए हैं अपने पास में, लेकिन न तो अपने पास में बोलने के लिए समय है, न अपने को सुनने के लिए समय है। समय का अभाव सबके पास में है। अपने बच्चों को योग्य बनाना है। अपने जीवन की थाती क्या है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। अपने जीवन का लक्ष्य एक ही है, सबसे पहली तो रोजी रोटी, दूसरा मेरा बच्चा बढ़िया होना चाहिए, मेरा लड़का बढ़िया होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, मेरी लड़की संस्कारी होनी चाहिए। लेकिन वो संस्कार बच्चों, जहाँ संस्कार मिलते हैं, जहाँ बच्चे को संस्कार मिलता है, वो कार्यक्रम अपने नहीं करते। तो ये अपने को जो आदर्श विद्या मंदिर जितने भी आज विद्यालय चलाता है, उसकी एक यही थोड़ी है, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार बचें तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, और सनातन धर्म बचेगा तो भारत बचेगा, नहीं तो भारत बचेगा न आप बचेंगे। इसलिए सबसे पहले ये बात जरूरी है, बच्चों को ऐसी जगह शिक्षा दिलावे, ऐसे आदर्श संस्कार दिलावे, और बच्चों को घर में ही अपने बच्चा थोड़ा रो रहा है, बड़ा है, बदमाशी कर रहा है, ले तू मोबाइल देख मैं काम कर लेता हूँ। ये जो अभी उन्होंने जो वक्ता जी ने कहा कि भाई मोबाइल हमारी एक जड़ है, मोबाइल में बहुत गुण है, लेकिन मोबाइल उससे ज़्यादा अवगुण की जड़ है। इसलिए बच्चे, छोटे बच्चों को मोबाइल, डिजिटल मोबाइल न दें, और उनके जीवन को बौद्धिक रूप से संस्कार युक्त बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदर्श विद्या मंदिर में बच्चों को भेजें। और अगर ये उन्होंने जैसे कहा बच्चे में कुछ गलती है तो बच्चों के सामने शिक्षक को न कहें। इसलिए ये सब बहुत आप भी जानते, हम भी जानते, बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। यही है हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारी संतान आदर्श बने, हमारा जीवन आदर्श बने। हमारी संतान आदर्श बनेगी तो आपका जीवन स्वतः है आदर्श बनेगा, और आपका देश महान बनेगा। इसलिए बच्चे को आदर्श योग्य बनावे, अपने संस्कार योग्य बनावे, और देश को आगे बढ़ावे। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इसी क्रम में अब अगला हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एक बार फिर से प्रारंभ है। शिशु वाटिका नृत्य स्कूल चले हम। सवेरे सवेरे यारों से मिलने ठन ठन के निकले सवेरे सवेरे
से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह तालियों द्वारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। एक जबरदस्त तालियों से उत्साहवर्धन करें। और स्कूल चले हम, कौन से स्कूल? आदर्श विद्या मंदिर गोपाल कृष्ण शास्त्री चले हम। इसी श्रृंखला में अगला कार्यक्रम कण कण से गूंजे राजस्थानी लोक नृत्य। खड़ल्यारो तारा
जाह्नवी पारिक और मैं कक्षा षष्ठी की बहन हूँ। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल हैं बेटी। मैं एक बार एक किसान के पास गई और मैंने उससे पूछा कि आपकी बेटी कितनी बड़ी है। तो उसने मुझसे कहा कि मेरी मेरी बेटी इतनी बड़ी है। तो मैंने बोला ये क्या हुआ, या तो 9 साल 10 साल या फिर इतनी। तो उसने मुझसे कहा कि जब मैं काम के लिए आता हूँ तो मेरी बच्ची सोई हुई रहती है, और जब मैं घर जाता हूँ तब भी मेरी बच्ची सोई हुई रहती है। इसलिए ये कविता मैं इसलिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो कृपया करके निकालिएगा। कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है चिड़ियों की चहचहाट की तरह या निर्जल में खिलखिलाहट की तरह। वो होती है चिड़ियों की चहचहाट की तरह या निर्जल में खिलखिलाहट की तरह। कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती धूप में सुहानी ठंड होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पर लगा ताला है। वो पहाड़ी की चोटी पर सूरज की किरणें हैं। वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो एक ताकत जो छोटे से घर को महल बना दे, या वो काफिया जो किसी भी गजल को मुकम्मल कर दे, या वो काफिया जो किसी भी गजल को मुकम्मल कर दे। वो अक्सर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कहूँगी कि वो हर वक्त सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें नहीं मुझसे गुड़िया मांगती है नई खिलौने। उसकी आंखें नहीं मुझसे गुड़िया मांगती है नई खिलौने। बस कब आओगे एक छोटा सा सवाल पूछती है। बस कब आओगे एक छोटा सा सवाल पूछती है। जल्दी आऊँगा, अपनी मजबूरी को छुपा के देता हूँ मैं जवाब। तारीख बताओ टाइम बताओ, अपनी उंगलियों पर करने लग जाती है वो हिसाब। तारीख बताओ टाइम बताओ, अपनी उंगलियों पर करने लग जाती है वो हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता सही से जवाब, तो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह पर रख देती है किताब। मुंह पर रख देती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया की छुट्टियाँ, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार में खाना, ये सब नहीं मांगती है, और नहीं मुझसे पैसे मांगती है अपने गुल्लक में उड़ेलने के लिए। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। नहीं बेटा, काम है, बहुत ज़रूरी काम है, शूटिंग करना ज़रूरी है, नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। ऐसे मजबूरी भरे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ, और वो झूठा ही सही, लेकिन मुझे एहसास कराती है कि वो सब कुछ समझ जाती है। वो आंख बंद करके रोती है, सपनों में मेरे साथ खेलती है। दुनिया पता नहीं इतनी क्यों उलट जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब कुछ समझ जाती है। हम समझते हैं कि बेटियां सब कुछ समझ जाती है। जय हिंद। श्रीमान धनराज जी सिंगोदिया, एक बार अपने स्थान पर अगर उपस्थित हैं तो खड़े हो जाए। आप जो ये वटवृक्ष आप देख रहे हैं, संस्थापक प्रधानाचार्य रहे हैं। अभी वर्तमान में आप राजकीय सेवा में हैं। दूसरा परिचय है श्रीमान अंकित जी, आप बिदासर एवं सुजानगढ़ के खंड प्रचारक के रूप में कार्य देखते हैं। श्रीमान गिरेंद्र जी, आप रतनगढ़ जिला के जिला प्रचारक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जी श्रीमती संतोष जी से। आदर्श विद्या मंदिर में इस समय जो लोकार्पण और अभिभावक सम्मेलन हुआ है, इस कार्यक्रम में मैं थोड़ी सी भाव विभोर हो गई। अभी मंच पे बैठे थे और एक छोटी सी बालिका जाह्नवी में जो अपनी बातें रखी कि माँ क्या होती है और एक बेटी क्या होती है। मेरी बेटी मेरे सामने बैठी थी, मैं उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम समय नहीं दे पाते, ये बिल्कुल सही है। काम इतना होता है, पूरे दिन काम काम इसमें लगे रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। कल्पना नहीं कर सकते इस बात की कि बेटियां कितनी रोती है अंदर अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द माँ को भी होता है, उससे ज़्यादा दर्द एक पिता को भी होता है। लेकिन अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहना जरूरी है, अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ना जरूरी है।
अपना न सोचकर सबका सोचना जरूरी है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बेटी 2 साल की 2 महीने की थी, उस समय मैंने राजनीति में कदम रखा। ये बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बेटी का जो भाव अभी मैंने एक बेटी के मुख से सुना और मेरी बेटी सामने बैठी थी, तो मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। समय की बाध्यता है, लेकिन हम सबको समझने की भी ज़रूरत है। मेरी बेटी 6.5 साल की है, छोटी सी गुड़िया है, एक परी की तरह है। कोशिश करते हैं कि जितना समय हम उसे दे सकते देने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो कमी हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते जो एक माँ पास रह के करती है। लेकिन माँ का पल्लू पकड़ के भी बच्चे इतने नटखट ना हो जाए, इसका भी हम ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि मंच के माध्यम से अभी भैया जी ने, जो मुख्य वक्ता जी उन्होंने जो बातें कही थी, उन बातों को हम सबको गांठ बांध कर यहाँ से जाना है और उन बातों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। भैया जी, मैं बड़ी खुश हुई आपकी बातें सुनकर। आपने जो आज के समय में जो आदर्श की बातें प्रस्तुत की, ये बातें हमें सिर्फ सुनकर नहीं जानी, इनमें से अगर 1-2 बात ही आप अपने जहन में उतार लेते हैं तो यहाँ आदर्श विद्या मंदिर के कार्यक्रम में आने का जो हमारा उद्देश्य है वो सार्थक होता है। और भैया जी, कहना चाहती हूँ, आज का जो समय है, समय के साथ में बढ़ना जरूरी है, लेकिन जो नुकसान है उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। मोबाइल हमें सब कुछ जानकारी देता है, लेकिन हमें कुछ उनकी जो बुराई है मोबाइल की, उससे भी बचने की जरूरत है। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। आज इस विद्यालय में जो लोकार्पण हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो शिशु वाटिका बनाई है, मैं कहना चाहती हूँ इस पंडाल में बैठे हुए सभी अभिभावकगण, सभी बच्चे एक बार वहां से विजिट जरूर करें, ताकि अभिभावकों को भी पता चले कि शिशु वाटिका कैसी बनी है। अगले कार्यक्रम में चिरमी लोक नृत्य बहन सुरभि और सहपाठी बहनों द्वारा चिरमीरा डाला
को बढ़ावा बहन के द्वारा करते हैं। तालियों द्वारा उत्साहवर्धन करें। पिछले 15 दिनों से ये अभ्यास कर रही है बहन। बहन कोई डांसर नहीं है, हमारी बच्ची है, इसलिए कर तालियां बजाते रहे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति बहन द्वारा गिलास पर नृत्य किए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर, एक बार जबरदस्त तालियां। और बहन की एनर्जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको इस गर्मी में इस प्रकार की एनर्जी, इस बहुप्रतीक्षित पल की इंतजार में रहते हैं कि मेरे बालक को जुलाई से लेकर के और वार्षिक परीक्षा तक जिन गुरुजनों ने पढ़ाया उसका परिणाम क्या रहने वाला है। परीक्षा के नाम से ही विदित है, पर प्लस इच्छा, जो दूसरे की इच्छा का परिणाम होता है वो ही परीक्षा परिणाम होता है। हमारे विद्यालय का परिणाम इस प्रकार से है। इस सत्र में विद्यालय में कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा अरुण से एकादशी तक विद्यालय संचालित था। इस एकादशी तक की कुल 464 भैया बहन वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिसमें अरुण से प्रभात के सभी 85 भैया बहन प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कक्षा 1 से एकादशी तक 380 भैया बहनों में से 335 प्रथम श्रेणी से, 26 द्वितीय श्रेणी से और 18 भैया बहन तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण रहे। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर पधारें और जिन भैया बहनों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है उनको पुरस्कृत करके और उनका मनोबल बढ़ाएं। जैसा कि गुरुजी ने आपको पहले से ही सूचना दी थी कि परीक्षा परिणाम की जो अंक तालिकाएं हैं वो कार्यक्रम के कारण आपको कल वितरित की जाएगी। विद्यालय में 9 बजे से आप अपने भैया बहनों की अंक तालिकाएं प्राप्त करेंगे। भैया जयदीप पुत्र श्री महेंद्र जी,
बहन प्रियांशी प्रजापत, भैया पुलकित राजपुरोहित, बहन जी। जिन भैयाओं के मैंने नाम लिए हैं द्वितीय स्थान वाले, वो मंच पर आए। भैया मयंक लाखटिया, वंदना शर्मा, भवन्याश्री, बहन पूनम, बहन योगिता, बहन प्रियांशी प्रजापत, भैया पुलकित राजपुरोहित, बहन दीक्षा राव, बहन वंशिका प्रजापत और बहन रक्षा प्रजापत। कक्षा प्रथम से लेकर के एकादशी तक द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक। तृतीय स्थान वाले एक और जिन भैया बहनों ने क्लास में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, मैं उनके नाम बोल रहा हूं, वो तुरंत पधारें। भैया शिवम पारिक, भैया यश प्रजापत, भैया वेदांश प्रजापति, भैया ऋषांक जोशी, बहन खुशी, बहन हिमांशी, भैया दीपिका प्रजापत, बहन हिमांशी बागड़ा, भैया कुलदीप गुलेरिया, बहन रेणुका। कक्षा एकादशी में बहन रेणुका बाबरिया। आप सबने विद्यालय के कार्यक्रम को बहुत ही शालीनता से देखा, सुना। अब आपसे एक विनम्र आग्रह है कि विद्यालय ने जो 2 लोकार्पण दिए हैं आपके सामने, कंप्यूटर लैब और शिशु कक्षा, उनका आप अवलोकन जरूर करके जाएं। भवानी शंकर बुगालिया इस विद्यालय का पूर्व छात्र हैं। उनके पिताजी अगर आए हैं तो मंच पर पधारें। श्रीमान मोहनलाल जी बुगालिया, महेंद्र कुमार तूनवाल, पुत्र श्री सूर्य प्रकाश तूनवाल, विभोर गुप्ता, गोपाल अरोड़ा, सुरेश कुमार बुगालिया, पन्नालाल जी प्रजापत, राकेश कुमार जी प्रजापत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांत शांत शांति। ईश्वर से यही कामना है कि इस प्रकार के आयोजन विद्यालय में होते रहें, आप सभी यहाँ पधारते रहें और विद्यालय आगे उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ